वो अनोखे बाल वाली राजकुमारी कहाँ है? बताओ। तभी एक बड़ा सा दानव आता है और राजकुमारी को अपने साथ उड़ाकर कहीं ले जाता है। गुड्डू उसका पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर चला जाता है। हाँ मालिक। क्या ये तोता बोल सकता है? मुझे पता है कि राजकुमारी को कैसे बचाया जाएगा। रामपुर नाम के एक गांव में गुड्डू नाम का एक 27 साल का नवयुवक रहता था, जो बेहद गरीब और अकेला था। गुड्डू जंगल जाकर लकड़ी लाया करता था और बाजार में बेचा करता था और मिले पैसे से किसी तरह अपना जीवन गुजारा करता था। आज गुड्डू जंगल जाने के लिए निकला ही था कि जंगल से जाकर लकड़ियां इकट्ठा करनी है और मेरी ये चप्पल ये तो पूरी फट चुकी है। अगर ये चप्पल पहनकर जंगल जाऊंगा तो पैर में कांटे ही चुभ जाएंगे। हे भगवान, मेरे दिन कब बदलेंगे? ये पुरानी चप्पल कई बार सिलवा कर पहन चुका हूँ, अब तो चप्पल ने भी जवाब दे दिया है। क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। चलो, आंगन में जो टमाटर लगे हैं यही बेचता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसके बाद गुड्डू आंगन के थोड़े बहुत टमाटर अपनी टोकरी में इकट्ठा करता है और बेचने बाजार पहुंच जाता है। अरे भैया, ये ताजे ताजे टमाटर ले लो। थोड़ी देर बाद गुड्डू के सारे टमाटर बिक जाते हैं और वो पैसे लेकर अपने घर की ओर निकलने लगता है। तभी कुछ दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो सब्जियां बेच रहा था। मैंने तुम्हें सुबह देखा था, तब भी तुम्हारे पास इतनी ही सब्जियां थी। लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो। हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। पता नहीं क्यों लोग मुझसे सब्जियाँ खरीद नहीं रहे हैं। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम बड़े सीधे मालूम पड़ते हो। यहाँ के लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन तुम तो चुपचाप बैठे हो, तो तुम्हारे पास कौन आएगा? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। अच्छा। गुड्डू धर्मराज को बाजार के कुछ नियम कानून बताने लगता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि धर्मराज के पास तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और जो ये सब्जी उसके पास है, ये सब्जियां भी वो जंगल से लेकर आया था। तुम फिक्र मत करो मेरे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। अच्छा? हाँ, चलो अपनी सब्जियां उठाओ और मेरे घर चलो। धर्मराज गुड्डू के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ता है। वहीं उनके पीछे पीछे एक तोता भी आता है। अरे, ये तोता किसका है? पता नहीं क्यों ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों घर पहुंचते हैं। गुड्डू के घर पहुंचने पर धर्मराज को पता चलता है कि गुड्डू की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बेचारा खुद इतनी परेशानी में है और देखो फिर भी कैसे दूसरों की मदद कर रहा है। अरे मेरे मित्र, क्या सोचने लगे? चलो, मैंने भोजन तैयार कर दिया है। अच्छा मित्र। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और साथ में उस तोते को भी खाना देते हैं। तभी इसी रात को धर्मराज को एक सपना आता है। एक सुंदर और बड़ा सा राजमहल है, जिसके बाग में धर्मराज एक राजकुमारी के साथ टहल रहा है। उस राजकुमारी के बाल सुनहरे रंग के हैं। आपकी वजह से ही आज हमारे पिताजी जिंदा हैं, नहीं तो वो आज हमारे बीच ना होते। शुक्रिया राजकुमारी, लेकिन अगर आपके पिताजी उस जंगल में मुझे ना मिले होते तो मेरा विवाह आपसे नहीं हो पाता। ऐसे ही दोनों बातें करते करते उस बाग में टहल रहे थे
तभी एक बड़ा सा दानव आता है और राजकुमारी को अपने साथ उड़ाकर कहीं ले जाता है। नहीं। मित्र, क्या हुआ? आह, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा। कैसा बुरा सपना? बताओ। वो कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ मित्र। ठीक है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। वो अनोखे बाल वाली राजकुमारी कहाँ है? बताओ। तभी बूढ़ी औरत को हवा में उस सुनहरे बाल वाली राजकुमारी की कुछ झलकियां दिखाई देने लगती हैं। आज तो मुझे पता चल ही जाएगा कि वो लड़की कहाँ है। लेकिन इससे पहले कि उसे उस सुनहरी बाल वाली लड़की कहाँ है ये पता चल पाए, वो झलकियां हवा से कहीं गायब हो जाती हैं। कई सालों से ये प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं कामयाब नहीं हुई। मेरा ये प्रयास भी सफल ना हुआ। कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी एक रात इतनी रात को ये धर्मराज भला कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करता हूँ। गुड्डू उसका पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर चला जाता है। ये वही जगह है? हाँ मालिक। क्या ये तोता बोल सकता है? मालिक, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस जमीन के अंदर कोई रहस्यमयी जगह है। हाँ, मैं पत्तों को हटाता हूँ। धर्मराज वहाँ की जमीन से पत्तों को हटाता है। अरे हाँ, ये देखो, ये तो कोई तहखाना है। मालिक, अंदर चलते हैं। हाँ। दोनों तहखाने के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो पूरा कमरा बना हुआ है, जैसे कि वहाँ पर कोई रहता हो। यामिनी, यामिनी, यामिनी कहाँ हो? राजकुमारी, कहाँ हैं आप? कहीं से कोई जवाब नहीं आता। वहीं इसके बाद दोनों मिलकर उस पूरे कमरे को खंगालने लगते हैं। लगता है यामिनी मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। मालिक, ये देखिए, ये बक्सा, इसके ऊपर राजकुमारी के सुनहरे बाल लगे हुए हैं। हो ना हो राजकुमारी इसी बक्से के अंदर कैद हैं। अरे हाँ। धर्मराज उस बक्से को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बक्सा खुलता नहीं। तभी वो बूढ़ी औरत वहां आती है और उस बक्से को उठाकर वहां से ले जाती है। वहीं ये सारी चीजें गुड्डू चुपके से देख लेता है और वो भी भौचक्का हो जाता है। ये कौन थी और ये क्या हुआ? पता नहीं मालिक, लगता है उसी बुढ़िया ने राजकुमारी को उस बक्से में कैद किया होगा। राजकुमारी के ना मिलने से दोनों निराश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही धर्मराज देखता है कि सामने गुड्डू खड़ा है। अरे गुड्डू, अभी तक तुम सोए नहीं? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैंने तुम्हें देखा। आखिर कौन हो तुम दोनों? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें गांव वालों के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं मायालोक की राजकुमारी यामिनी का पति हूँ, राजकुमार धर्मराज। मैं पहले तुम्हारी तरह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक दिन मैंने राजकुमारी के पिताजी की जान एक सर्प से बचाई थी। जब वे लोग धरती पर आए हुए थे
बस इसी बात से खुश होकर महाराज ने मेरा विवाह राजकुमारी यामिनी से करवा दिया था, और ये तोता भी उसी लोक का है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजकुमारी यामिनी के सुनहरे बाल होने के कारण उन्हें कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके कारण वो जिसके पास भी रहेंगी वो व्यक्ति सदा जवान और ताकतवर रहेगा। बस इस बात का पता एक राक्षस को चल गया। इसलिए उसने चतुराई से राजकुमारी यामिनी का अपहरण कर लिया और उसे इंसानी दुनिया में ले आया। और मैं राजकुमारी यामिनी को बचाने के लिए इंसानी दुनिया में तो आ गया, लेकिन मेरी जादुई शक्तियां यहाँ काम नहीं कर रही हैं। इसलिए मुझे और मेरे तोते को यहाँ पर ऐसा जीवन कई वर्षों से बिताना पड़ रहा है। तुम कब से यहाँ पर हो? राजकुमारी की तलाश में मैं मानव लोक में 11 वर्षों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। क्या? गुड्डू को अपने मित्र के लिए बहुत बुरा लगता है। चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। इसके बाद वो तीनों राजकुमारी यामिनी की खोज में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी यामिनी, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल जवान हो गई हूँ। देखो, मुझे जाने दो। कई वर्षों से मैं अपने परिवार वालों और अपने पतिदेव से अलग हूँ। मुझ पर दया करो। अरे अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं फिर से बूढ़ी हो जाऊंगी, और ये मुझे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। नहीं, हाँ, अरे तुम्हें अपने हवाले करने के लिए मैंने कितने साल मेहनत की है, तुम्हें पता है? वो लाल दानव जिसने तुम्हें कैद किया था, मैंने ही उसका खात्मा किया अपने जादू से। तुम जानती हो वो काम कितना कठिन था, उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। तभी वहां धर्मराज, गुड्डू और तोता आ जाते हैं। तू यहाँ कैसे आ गया? तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तुम बस इस बात की चिंता करो कि अब तुम्हारा क्या होगा। अच्छा, तो फिर आ जाओ। तभी औरत उड़ते हुए सांपों को उनकी तरफ फेंकती है। राजकुमारी, मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगी। धर्मराज हाथ में तलवार लेकर सभी सांपों का खात्मा कर रहा था। वहीं दूसरी ओर गुड्डू और तोता सांपों से बच रहे थे। उस जादूगरनी के सामने धर्मराज कमजोर पड़ने लगता है, और तभी धर्मराज देखता है कि उन सांपों के बीच में एक ऐसा सांप है जो मर ही नहीं रहा। तभी धर्मराज उस सांप को चुपके से पकड़ लेता है। जाने दो मुझे। देखो, तुम इस औरत की सहायता मत करो। इसकी वजह से तुम्हारे कितने सांपों की जान जा रही है। माना कि इसने कभी तुम पर कुछ उपकार किए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके बुरे कार्य के लिए अपने इतने सर्पों का त्याग करोगे। तुम इसकी बात मत सुनो। लेकिन नागराज धर्मराज की ही सहायता करता है। मुझे पता है कि राजकुमारी को कैसे बचाया जाएगा। नहीं। तभी नागराज तुरंत अपने मुंह से फुंकार मारता है, जिससे आग बुझ जाती है। दरअसल उस आग में जादूगरनी की शक्ति छुपी हुई थी। अब इस औरत की शक्ति कम पड़ गई है। अब राजकुमारी यामिनी भी उसके जादू से मुक्त हो जाती है। नहीं! धर्मराज उस औरत को उसी बक्से में बंद कर देता है। यामिनी! दोनों गले मिलते हैं। गुड्डू, तुमने हमारी बहुत सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें उपहार के तौर पर सोने के सिक्के दे रही हूँ, जिससे तुम अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हो। राजकुमारी यामिनी अपनी जादुई शक्ति से गुड्डू के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट कर देती है। शुक्रिया राजकुमारी यामिनी।
शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए गुड्डू। तुमने मेरी बहुत सहायता की है। वाकई में तुम एक अच्छे मित्र की मिसाल हो। इतना कहकर राजकुमार और राजकुमारी अपने तोते के साथ वहां से अपने लोक में वापस चले जाते हैं। वहीं गुड्डू भावुक होकर उन तीनों की तरफ देखता रहता है।